Hello students, welcome to our channel Prep IAS. This is Ajay Verma before you and I welcome all of you in the Economics NCERT series lectures. आज के इस क्लास से बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की मैक्रो एनसीईआरटी और इसमें सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। 1947 जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उस समय इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी इसके बारे में आपको ये चैप्टर से इंफॉर्मेशन मिलती है और साथ ही साथ में एक हिस्टोरिक वे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडिया जो अराउंड 1700 के समय पूरी दुनिया की जीडीपी का 25% कंट्रीब्यूट करता था, उसकी इतनी ज्यादा इकोनॉमिक कंडीशन डिग्रेड हो गई बाय 1947। Some of the obvious reasons are the exploitative kind of policies which were adopted by British government। जो ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ पर हुआ करता था उसकी कुछ एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज थी। अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कैसे इंडियन इकोनॉमी की कंडीशंस को खराब कर दिया गया, इसके बारे में भी आपको इस चैप्टर में जानने को मिलता है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये पढ़ना क्यों जरूरी है आपके लिए, पास्ट के लिए इंफॉर्मेशन क्यों होना जरूरी है? वाई? क्योंकि जब भी आप एवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे कि आज हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, उसके लिए आपको ये आइडिया जरूरी होना है कि पास्ट में हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, साथ ही साथ में ऐसी कौन सी हमने पॉलिसीज अडॉप्ट की है मे बी जिसकी वजह से चेंजेस हुए हैं, चेंजेस इन अ पॉजिटिव मैनर, या फिर कुछ ऐसी भी पॉलिसीज हो सकती हैं शायद जिनकी वजह से हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं। इन सभी चीजों के बारे में धीरे धीरे जैसे जैसे आप इकोनॉमी के लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। हमने ऑलरेडी क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटीज पूरी कर ली है इकोनॉमी की, आप सभी उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं और साथ ही साथ में इस सीरीज को पूरा कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिश रूल के अंडर इंडिया की क्या कंडीशन हुआ करती थी और ब्रिटिश रूल के अंडर ऐसा क्या हुआ जो इंडिया की कंडीशन इतनी खराब हो गई। मैंने अभी अभी आपसे बात की है कि काफी पहले अराउंड 1700 के समय हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हुआ करती थी। ये मुगल रूल का एक समय था, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स आते हैं। ब्रिटिशर्स शुरुआत में इंडिया में ट्रेडर्स के रूप में आते हैं, लेकिन ग्रेजुअली वो हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने पॉलिटी में इन सब के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे धीरे धीरे उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना यहाँ पर शुरू किया और फिर एक अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होने के बाद जो भी उनकी पॉलिसीज हुआ करती थी वो पॉलिसीज ब्रिटिश इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए होती थी और जो ब्रिटिश इकोनॉमी का इंप्रूवमेंट होता था वो इंडियन इकोनॉमी के अंडर डेवलपमेंट के कॉस्ट की वजह से होता था। ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से धीरे धीरे इंडिया जो 1700 के समय दुनिया में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था, वो केवल और केवल एक रॉ मटेरियल मतलब कच्ची सामग्री का एक्सपोर्टर बन गया और साथ ही साथ जो फिनिश्ड गुड्स होती थी जिनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी उनका काफी एक बड़ा इंपोर्टर बन गया। पहले अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था, सेल्फ सफिशिएंसी हुआ करती थी, लेकिन ब्रिटिश रूल के समय स्कैर्सिटी काफी ज्यादा होने लग गई और आप इसकी वजह से देखते हैं कि जो फेमाइन्स आती थी उनका भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। 30 लाख लोगों की ग्रेट बंगाल फेमाइन के टाइम पे डेथ हुई है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये ऐसा नहीं है कि कोई फेमाइन पहले नहीं आती थी या फिर हो सकता है इंडिया में एकदम से सब कुछ खराब हो गया हो, लेकिन सिस्टमैटिकली जो ब्रिटिश रूल की पॉलिसीज थी एग्रीकल्चर को जिस तरीके से डिप्लीट किया था उसकी वजह से ये कंडीशंस होती हैं। इन्हीं सब के बारे में आपको पता चलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हुआ या फिर किस तरीके से नहीं हो पाया ब्रिटिश रूल के अंतर्गत। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो आज भी और साथ ही साथ में ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी बहुत ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। अगर हम बात करें इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन की तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 70% कंट्रीब्यूशन हुआ करता था इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का ब्रिटिशर्स के आने से पहले। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि केवल और केवल एग्रीकल्चर ही था, कुछ स्मॉल स्केल की इंडिजिनस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी इंडिया में हुआ करती थी। आप कुछ बुक्स पढ़ेंगे तो एक आपको आइडिया मिलेगा
कि काफी समय पहले ऐसा हुआ करता था कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा अच्छा जो फर्नीचर होता था वो फर्नीचर इंडिया से होता था, और यूरोपियन कंट्रीज में हर रिच फैमिली में इंडिया से फर्नीचर एक्सपोर्ट हुआ होता था। साथ ही साथ में हम बात करते हैं कॉटन की या फिर सिल्क की, स्पाइसेस और बाकी की जो चीजें हैं, इन सब में भी इंडिया काफी अच्छा प्रोडक्शन करता था। हमारे जो आर्टिसंस होते थे, साथ ही साथ में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होती थी, इनसे काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाते थे। तो एग्रीकल्चर और उसके साथ ही साथ में कुछ लो स्मॉल स्केल या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिजिनस लेवल की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हुआ करती थी वो भी इंडिया में हुआ करती थी, जिसमें कॉटन हो गया, सिल्क टेक्सटाइल हो गया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हो गई, मेटल और साथ ही साथ में प्रीशियस स्टोन के वर्क्स किए जाते थे। आज भी इंडिया में प्रीशियस स्टोन्स की काफी ज्यादा रिफाइनिंग होती है। सूरत के बारे में आप लोग जानते हैं, काफी ज्यादा डायमंड और दूसरे जेम्स हमारे यहाँ पर आते हैं जो रॉ मटेरियल के रूप में होते हैं, और साथ ही साथ उनकी फिनिशिंग करके इंडिया से उन्हें वापस बाहर भेजा जाता है। तो ये चीजें काफी पहले से इंडिया में हुआ करती थी, और इंडिया के जो आर्टिसंस हुआ करते थे या जो क्राफ्टमैन हुआ करते थे वो पूरी दुनिया में फेमस हुआ करते थे अपने वर्क के लिए। साथ ही साथ में हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, यहाँ पर जो किंग्स या प्रिंस हुआ करते थे, इनके रॉयल कोर्ट्स में भी जो क्राफ्टमैन होते थे उनके लिए जगह होती थी। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो प्रिंस और किंग्स जो है उनको भी अपने कंट्रोल में ले लेती है, और साथ ही साथ में जो कोर्टशिप होती है उसको भी वो खत्म कर देती है, जिसकी वजह से हमारे जो हैंडीक्राफ्ट वाले क्राफ्टमैन वगैरह होते हैं उनके पास भी इनकम का कोई भी जरिया नहीं बचता है, और अल्टीमेटली वो भी एग्रीकल्चर पर मूव करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल मिलता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंगाल का। तो आप सभी ने मलमल या कभी कभी इसे मखमल के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में सुन रखा होगा। तो कुछ कुछ वेराइटीज होती हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस की जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और काफी एक इम्पॉर्टेंट जो कमोडिटी है जो काफी पहले से चली आ रही है और आज भी फेमस है, वो है मुस्लिन। ये क्या है? ये एक टाइप का कॉटन टेक्सटाइल है जो ढाका, जो प्रेजेंटली आपका बांग्लादेश में है, इसके आसपास प्रोड्यूस होता था। उस समय ऑब्वियसली ये इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है बच्चों। जो बांग्लादेश वाला पोर्शन है, यहाँ पर कुछ वेराइटीज ऑफ कॉटन, साथ ही साथ में जूट का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हुआ करता था हमारा, वो आज बांग्लादेश वाले एरिया में जा चुका है। इसके आगे हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया। अब हमारे यहाँ पर जिन भी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले, या हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लेने से पहले इंडिपेंडेंट तरीके से प्रोडक्शन होता था। काफी ज्यादा डिमांड हुआ करती थी, दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता था, और साथ ही साथ में काफी अच्छी इनकम हुआ करती थी प्रोड्यूसर्स की। लेकिन ब्रिटिश रूल का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 1760 से लेकर 1820 का जो टाइम है, इसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पीरियड माना जाता है। काफी न्यू टाइप की इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में बनना शुरू होती है, और साथ ही साथ में नए नए बिजनेसमैन वहां पर आना शुरू होते हैं। अब अगर न्यू बिजनेसेस आ रहे हैं, न्यू इंडस्ट्रीज आ रही है, तो इसका मतलब इन्हें सबसे पहले तो रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो फिर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो इंडिया से रॉ मटेरियल लेने के लिए एक सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में इंडिया को कन्वर्ट किया गया, और जब रॉ मटेरियल के थ्रू फाइनल प्रोडक्शन हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली हमें कुछ कस्टमर्स लगेंगे, कंज्यूमर्स लगेंगे जो इन फाइनल प्रोडक्ट का यूज कर सके। अब ये प्रोडक्ट कहां पर सेल किया जाए? तो इतनी सारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की, इसे एक बहुत अच्छे मार्केट के रूप में मान लिया गया ब्रिटिश रूल के द्वारा, और इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर और साथ ही साथ में जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते थे जो कि वैल्यू में थोड़े से ज्यादा महंगे हो गए, उनका इंपोर्टर इसको बना दिया गया है। ये सब जो भी किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको और ज्यादा एनकरेज करने के लिए किया गया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंडिया की इंडस्ट्रीज हुआ करती थी या इंडियन बिजनेसेस हुआ करते थे, इनकी कंडीशन काफी खराब हो गई। ग्रेजुअली आप देखते हैं इंडिया जो पहले दुनिया भर में अपने एक्सपोर्ट्स के लिए फेमस हुआ करता था, वो केवल और केवल रॉ मटेरियल का सप्लायर बन गया। रॉ मटेरियल वो जो ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पर प्रोड्यूस करवाया जाएगा उनकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, और
इंडिया में जो प्रोड्यूस करके देंगे उनके लिए काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुन रखा होगा इंडिगो के बारे में। तो कलर डाई के रूप में इंडिगो यूज होता था और इंडिगो प्लांटेशन ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ में ब्रिटिश लोग अपने हिसाब से उसका प्लांटेशन किसानों से करवाते थे। इंडिगो से जमीन की क्वालिटी काफी खराब हो जाती थी, लेकिन फिर भी किसानों को मजबूरी में ये प्रोड्यूस करना पड़ता था और किस प्राइस पर किसानों से खरीदा जाएगा ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाता था। तो एक ये एग्जाम्पल है जिससे आपको पता चलेगा कि रॉ मटेरियल इंडिया में प्रोड्यूस करवाया जा रहा है, फाइनली इसे ब्रिटेन भेज दिया जाएगा, वहां पर अच्छा फिनिश्ड डाई बन जाएगा और उसको पूरी दुनिया में ब्रिटेन फिर अपने हिसाब से सेल करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। अब आप देखते हैं कि इंडिया में उस समय ब्रिटिश रूल के समय क्या नेशनल इनकम में कोई ग्रोथ हुई, क्या हमारा प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा या कम हुआ? तो ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई खासा एफर्ट नहीं लगाया गया नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, लेकिन समय समय पर कुछ लोगों ने अपने ओपिनियंस दिए हैं। इंडिया में जो सबसे पहले एक नेशनल इनकम का कच्चे तौर पर एस्टिमेट लगाने की कोशिश की गई थी वो दादा भाई नारोजी के द्वारा की गई थी। शायद आप लोगों को पता होगा 1860s के समय नेशनल इनकम क्या थी, इसको इन्होंने एस्टिमेट करने की कोशिश की है और जो पर कैपिटा इनकम इस टाइम पर इन्होंने सजेस्ट की थी वो अराउंड 20 रुपीज की थी। इसका मतलब ये है कि उस समय इंडियन इकोनॉमी काफी खराब कंडीशन में थी। शुरुआत में कुछ लोग सोचते थे कि शायद ब्रिटिश रूल हमारे लिए अच्छा होगा। जब आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको एक आइडिया मिलता है, लेकिन ग्रेजुअली आप देखते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 से लेकर 1885 कांग्रेस के फॉर्मुलेशन का पीरियड, इस पीरियड को हम कहते हैं पीरियड ऑफ इंडियन अवेकनिंग। इस समय भारतीयों को धीरे धीरे रियलाइज होता है कि कैसे ब्रिटिश रूल जो है वो कंप्लीटली नेगेटिव है और उसी के अंतर्गत दादा भाई नौरोजी जो है एक आइडिया निकालते हैं कि हमारी नेशनल इनकम क्या हो रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे उसको कम कर रही है। साथ ही साथ में वो एक ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट भी देते हैं जिसके बारे में आपको इस चैप्टर में पता चलता है। तो बच्चों, दादा भाई नौरोजी के साथ ही साथ विलियम डिग्बी, फिनले शिरास, वीकेआरवी राव, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने की कोशिश की है। वीकेआरवी राव का जो एस्टिमेट था वो थोड़ा सा फर्स्ट एस्टिमेट था जो साइंटिफिक बेसिस पर किया गया है और प्रेजेंट कंडीशन के बारे में आपको शायद पता ही है कि नेशनल इनकम एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हमारे यहाँ पर डेटा कलेक्ट करने के बेसिस पर रेगुलर बेसिस पर ये इंफॉर्मेशन कि नेशनल इनकम क्या हुई है, कितनी ग्रोथ हुई है, कौन से सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं। और ये इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को डिसाइड करती है। तो उस समय जो भी एस्टिमेट्स दिए गए अलग अलग लोगों के द्वारा, हो सकता है किसी ने कुछ और पर कैपिटा इनकम बताई हो, किसी ने कुछ और नेशनल इनकम बताई हो, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखने की कोशिश करें तो 1900 से लेकर 1950 जो फर्स्ट हाफ था 20th सेंचुरी का, इसमें इन्होंने सजेस्ट किया है कि केवल और केवल 2% से भी कम का ग्रोथ इंडिया में हुआ है और अगर एनुअल बेसिस की हम बात करें तो ये 0.5% के करीब रही है। आज आप देखते हैं इंडियन इकोनॉमी, हम सुनते हैं बार बार कि करीब करीब 9 to 10% की ग्रोथ हो रही है। मैं कोविड पीरियड के बाद की बात कर रहा हूं। तो 0.5% आप समझ सकते हैं कि कितनी कम ग्रोथ होती है और इसका रीजन क्या था। तो इसका रीजन तो जो था वो मेन आपका ब्रिटिश पॉलिसीज हुआ करती थी। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। तो अभी अभी हमने बात की थी कि एग्रीकल्चर काफी ज्यादा फ्लरिश हुआ करता था ब्रिटिशर्स के आने से पहले, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर की कंडीशन काफी खराब हो जाती है और अल्टीमेटली आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। अब अगर हम बात करें ब्रिटिश रूल के अंतर्गत इकोनॉमी कैसी थी, तो ये एग्रेरियन इकोनॉमी हुआ करती थी। 85% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो मोस्टली विलेजेस में रहती थी और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से अपना जो इनकम सोर्स हुआ करता था वो एग्रीकल्चर ही हुआ करता था। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस होने के बाद भी एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन हुआ करता था ओवरऑल जीडीपी में वो उतना ज्यादा नहीं हुआ करता था। टाइम टू टाइम एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ होनी थी, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को अपने ऊपर डिपेंडेंट रखने के लिए वो ग्रोथ भी उतनी ज्यादा नहीं हो पाई। तो
ये कंडीशन आज भी आपको देखने को मिलती है। काफी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, लेकिन जो ग्रोथ होनी चाहिए एग्रीकल्चर में वो ग्रोथ इतनी नहीं है। हमने थोड़ा सा आइडिया ऑलरेडी लगाने की कोशिश की है कि हमारी जीडीपी में कौन से सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने बात की थी आपसे प्राइमरी या एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करें तो अराउंड आपको 18% का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। फिर हम बात करें अगर सेकेंडरी सेक्टर का तो अराउंड 27% का कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। और फाइनली टर्शरी या सर्विस सेक्टर अराउंड 55% कंट्रीब्यूट करता है। एग्रीकल्चर जिससे 18% का कंट्रीब्यूशन आ रहा है जीडीपी में, उस पर आज भी 50% से ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। इसका मतलब आधी से ज्यादा जनसंख्या को केवल और केवल 18% ऑफ इनकम रिसीव हो रही है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी ब्रिटिश रूल के अंतर्गत भी हुआ करता था। ब्रिटिशर्स के आने के पहले सिचुएशंस काफी अच्छी थी, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज थी जिनके बारे में शायद आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, आप लोगों ने जमींदारी सिस्टम के बारे में सुना होगा, महलवारी सिस्टम, रयतवारी सिस्टम, जो लैंड सेटलमेंट के सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में एक्सपेरिमेंट किए गए थे, ये इंडियन फार्मर्स के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव या एक्सप्लॉइटेटिव थे, जिनकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजंस थे? तो हम यहाँ पर सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एग्रीकल्चर बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुआ है, क्या एग्रीकल्चरल एरिया नहीं बढ़ा था ब्रिटिश रूल के समय? तो ऐसा नहीं है। पहले हमारे पास फॉरेस्ट एरिया ज्यादा हुआ करता था, धीरे धीरे हमने काफी ज्यादा फॉरेस्ट एरियाज क्लीन करके उनको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। तो जो अरेबल एरिया था एग्रीकल्चर के अंदर जो कल्टीवेट होना था, उसमें तो ग्रोथ हुई है, लेकिन प्रोडक्टिविटी पर एकड़ पे कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, वो प्रोडक्टिविटी हमेशा से कम रही है और वो और भी ज्यादा डिक्लाइन हो गई। ये डिक्लाइन क्यों हुई? तो इस डिक्लिनेशन के पीछे जो एक मेन कारण था वो आपका लैंड सेटलमेंट सिस्टम हुआ करते थे। एग्जाम्पल के लिए एक सिस्टम की हम बात करेंगे जिसको हम जमींदारी सिस्टम या फिर परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने शायद हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कि किसके द्वारा इसे कौन से एरिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इस सिस्टम में होता क्या था? तो एक बहुत बड़े एरिया में जो काफी सारे किसान होंगे जिनके अपने छोटे छोटे लैंड होंगे, इन सभी के ऊपर एक मिडलमैन जिसको हम जमींदार के नाम से जानते हैं, इसे अपॉइंट कर दिया जाता था। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ये जमींदार कोई एक रिच आदमी होगा जिसके पास में शायद मसल एंड पावर होगी इन किसानों के ऊपर कंट्रोल करने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी इस जमींदार को कि आपको इतना इतना टैक्स कलेक्ट करके देना है। हमें नहीं फर्क पड़ता है कि किसानों को कितना प्रोडक्शन हुआ है, उनकी कितनी इनकम हुई है, फेमाइन आई है या फिर बारिश कम हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जमींदार को उतना टैक्स कलेक्ट करके देना ही है। अगर जमींदार ने टैक्स कलेक्ट नहीं किया तो उसकी जमींदारी छीन ली जाएगी। अब इस वजह से होता क्या था? अगर मान लीजिए कि नेचुरल कंडीशंस चेंज होती है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होता है, तो भी किसानों को सपोर्ट नहीं किया जाता था। ये जमींदार केवल एक मिडलमैन के रूप में है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि खेतों में प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं। ये जनरली कोई बड़ी सिटी में रहता था और इसका बिल्कुल फोकस नहीं होता था खेतों पर। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी या हम कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ता था एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन है। तो जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से मैक्सिमम पोर्शन टैक्स के रूप में ले लिया जा रहा है। किसानों के पास में केवल अपने खाने के लिए अनाज बच रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते हैं। जमींदार कहीं बाहर शहर में रह रहा है जिसे फर्क पड़ता नहीं है। और ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश रूल को ऑब्वियसली भारत के किसानों से कुछ भी लेना देना नहीं है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर की कंडीशन काफी खराब हो जाती है। किसानों के पास में पैसा नहीं बचेगा जिससे वो इन्वेस्टमेंट कर सके। एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको इरिगेशन फैसिलिटीज करनी है, साथ ही साथ में फर्टिलाइजर या दूसरी चीजें, लेकिन गरीब किसानों के पास में इतना पैसा बचता ही नहीं था जिससे वो इन्वेस्टमेंट कर पाए। और जमींदार या फिर ब्रिटिश रूल के द्वारा इन्वेस्टमेंट का कभी सोचा ही नहीं गया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एग्रीकल्चर की कंडीशन काफी खराब हो जाती है। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि काफी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो प्रिमिटिव तरीके से पहले से टेक्नोलॉजी यूज होती थी, किसान वही यूज करते रहे। काफी समय पहले
मशीन्स का इंट्रोडक्शन हो गया यूरोपियन कंट्रीज में, ब्रिटेन में, लेकिन इंडिया में किसानों के पास में शायद वो इनकम थी ही नहीं इतना ज्यादा टैक्स देने के बाद जिससे वो अपने फार्म्स को मैकेनाइज कर सके। इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी। आज भी आप जानते हैं इंडिया में 70% जो हमारा एग्रीकल्चर है वो मॉनसून डिपेंडेंट होता है और उसी की वजह से कोई भी इनकम की सिक्योरिटी नहीं होती है। फर्टिलाइजर्स का यूज बिल्कुल भी उस समय हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल तरीके से हुआ करता था। फार्म मैन्योर का ही मेनली यूज हुआ करता था। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता है। यहाँ कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या है? तो बच्चों कुछ तो फूड क्रॉप्स हो सकती हैं, जैसे आप देखते हैं गेहूं दाल चावल जो खाने के लिए हम प्रोडक्शन करते हैं, और कुछ हो सकती है कैश क्रॉप्स जिनको हम रॉ मटेरियल के रूप में सेल कर सकते हैं, जैसे आपका कॉटन हो गया या फिर कैश्यू हो गया या फिर अभी अभी हमने इंडिगो के बारे में बात की थी। तो ब्रिटिश रूल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हमारे यहाँ पर इनफ अमाउंट ऑफ फूड का प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं। उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें चाहिए था रॉ मटेरियल जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज को दिया जा सके और फाइनली उसकी वजह से प्रोडक्शन हो सके जिसे कहीं और सेल किया जा सके। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की कंडीशन काफी ज्यादा यहाँ पर डिक्लाइन हो जाती है। मेनली कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज के द्वारा यूज किया जाता था रॉ मटेरियल के तौर पर। और इंडिया में अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर में ना तो ऐसे कोई रिसोर्सेस अवेलेबल हुआ करते थे फार्मर्स के पास, ना ही साथ में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी जिससे वो कंडीशन को इंप्रूव कर सके। फार्मर्स को पता है कि हम जो भी प्रोडक्शन करेंगे अल्टीमेटली उसका एक लार्ज चंक जो है वो कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर चली जाएगी, जमींदार हमसे ले लेंगे, तो ज्यादा प्रोडक्शन करने का कोई मतलब है ही नहीं। और अल्टीमेटली ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे कैसे जब हमारे पास में सरप्लस उतना बचता ही नहीं है, जमींदार से इंटरेस्टेड है नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्टेड है नहीं। तो ये सब ओवरऑल रीजंस थे जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की कंडीशन इंडिया में खराब हो जाती है। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। तो ब्रिटिश रूल जो था, ब्रिटिश पॉलिसीज थी जो, उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश की है। अब ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों किया गया? तो इसके दो इंपॉर्टेंट रीजंस आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो अगर इंडिया से काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होगा फिनिश गुड्स का, तो इसका मतलब क्या होगा? इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है मतलब पूरी दुनिया में, और साथ ही साथ ब्रिटेन में इंपोर्ट होगा, और इसका जो पैसा मिलेगा वो किसको मिलेगा? इंडिया की इंडस्ट्री वालों को मिलेगा। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स को इसमें नुकसान होगा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? सबसे पहले तो इंडिया को फिनिश गुड्स के एक्सपोर्टर्स की जगह एक रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाने की कोशिश की, जिससे यहाँ की इंडस्ट्रीज धीरे धीरे खत्म हो गई। केवल और केवल किसान और साथ ही साथ में छोटे मोटे लोग जो रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन कर सकते थे उनको एनकरेज किया गया, और बड़ी इंडस्ट्रीज को एक तरीके से हमेशा इनकरेज नहीं होने दिया गया या प्रोडक्शन को बढ़ने नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल सप्लायर बनाने के साथ ही साथ जो फिनिश प्रोडक्ट होगा उसका इंपोर्टर इंडिया बन जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? तो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको एक काफी बड़ा मार्केट मिल जाएगा। ये दो ऑब्जेक्टिव्स की वजह से सिस्टमेटिक तरीके से ब्रिटिश रूल जो था उसकी पॉलिसीज ने इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश की है। जो हमारे ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडस्ट्रीज वगैरह हुआ करते थे उनको धीरे धीरे यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। और इस सब की वजह से आप देखेंगे कि जो हमारे इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट या छोटे मोटे उद्योग हुआ करते थे वो सब धीरे धीरे शट होते हैं। काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा। पहले जो हमारे रूलर्स हुआ करते थे, किंग्स वगैरह, इनके कोर्ट्स में जो क्राफ्ट्समैन वगैरह होते थे उनकी रिस्पेक्ट होती थी। रेगुलर तरीके से वो अपनी चीजों को रॉयल कोर्ट में सेल किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्हें कैप्चर करना शुरू करेगी तो इनके पास में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, और अल्टीमेटली ये पुश किया जाएगा कि आपको जो भी प्रोडक्शन चाहिए वो सब ब्रिटेन से इंपोर्ट होना चाहिए। अगर इंडिया से कोई फिनिश टाइप का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता था तो उस पर काफी ज्यादा ड्यूटीज वगैरह लगा दी जाती थी, और साथ ही साथ जो ब्रिटेन से सामान आया करता था उसको बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया जाता था। इससे क्या होगा? जो ब्रिटेन से आने वाली चीजें होगी वो इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा सस्ती होगी, और हमारे यहाँ की जो चीजें होगी वो महंगी हो जाएगी। अल्टीमेटली कंज्यूमर क्या चाहता है? वो सस्ती चीजें खरीदना चाहता है, और
इसकी वजह से ब्रिटिश जो प्रोडक्ट्स होंगे वो ज्यादा सेल होंगे और इंडियन इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन हुआ होगा हमारे इंडिजिनस बिजनेसेस के द्वारा वो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आप देखते हैं धीरे धीरे जो चीप मशीन से प्रोड्यूस होने वाली चीजें होती हैं ब्रिटेन से, वो काफी ज्यादा इंपोर्ट होने लग जाती हैं और इंडिया में जो प्रोडक्शन हुआ करता था वो खत्म हो जाता है, क्योंकि कंज्यूमर भी ये चाहेगा कि वो सस्ती से सस्ती चीजें यूज करे। अब हम बात करेंगे सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। धीरे धीरे 1857 के रिवॉल्ट के बाद में आप देखेंगे कि एक थोड़ा सा बेनेवलेंस ब्रिटिश रूल दिखाने की कोशिश करता है और हल्की फुल्की आपको इंडिया में इंडिजिनस इंडस्ट्रीज की ग्रोथ देखने को मिलती है। इसमें भी स्पेसिफिकली हम बात करें तो कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स की इस्टेब्लिशमेंट होना शुरू होता है, लेकिन ये सारे एरियाज में नहीं होता है। जैसे अभी अभी हमने बात की थी, जो आपका वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश वाला कंबाइंड एरिया हुआ करता था, यहाँ पर होगा। साथ ही साथ महाराष्ट्र, गुजरात जैसे आपके मुंबई, अहमदाबाद हुआ करते थे, ये मेन सेंटर्स हुआ करते थे कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए। इसके साथ ही साथ इंडस्ट्रीज में हम देखते हैं तो टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1907 में। आपको ये पता है जमशेदपुर में जमशेद टाटा के नाम से एक सिटी जहां पर इस इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट होता है। इसके साथ ही साथ कुछ एरियाज में आपका शुगर, सीमेंट, पेपर इन इंडस्ट्रीज का भी एस्टेब्लिशमेंट होता है। और ये सब कब होता है? ये अल्टीमेटली आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिन भी चीजों का इंडिया में प्रोडक्शन होता है वो स्मॉल स्केल की चीजें होती है। मेनली कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन यहाँ पर ज्यादा होता है और जो कैपिटल गुड्स होती है उनका प्रोडक्शन एनकरेज नहीं किया जाता है। दो टाइप की चीजें हो सकती है, कुछ होती है कंज्यूमर गुड्स, कुछ होती है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स की अगर हम बात करें तो इनमें हैवी मशीनरीज आती हैं जिनके द्वारा ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है जो फाइनली कंज्यूम किए जा सके। जैसे आप देखते हैं एक टायर जो है, ये टायर क्या है? टायर एक कंज्यूमर गुड है, आप इसे यूज करते हैं अपनी गाड़ी में लगाकर। लेकिन टायर बनाने वाली जो मशीन होगी, जो एक फैक्ट्री में होगी, उसे हम कैपिटल गुड्स के नाम से जानते हैं। और ये इंडिया में आज भी बहुत ज्यादा नहीं है। इंडिपेंडेंस के बाद भी हमें काफी ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ा है दूसरी कंट्रीज से कैपिटल गुड्स और साथ ही साथ में टेक्नोलॉजीज को इंपोर्ट करने के लिए। धीरे धीरे कंडीशंस यहाँ पर इंप्रूव हो रही है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं छोटी छोटी इधर उधर पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का एस्टैब्लिशमेंट होता है, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी होती है। सारे एरियाज में आपको इक्वल डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल अगर हम इंडस्ट्रीज के कंट्रीब्यूशन की बात करें जीडीपी में, तो ये काफी कम होता है। आज भी आपको जितना होना चाहिए उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलता है। तो जो जीडीपी में हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन था वो काफी स्मॉल रहता है और आज भी आपको स्मॉल ही देखने को मिलता है। एक मेन रीजन जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रिटिश रूल के समय जो रहता है वो ये था कि पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल या फिर हम कह सकते हैं पार्टिसिपेशन नहीं हुआ करता था उस समय प्रोडक्शन में। केवल कुछ ही चीजें थी, जैसे रेलवे हो गया, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स और साथ ही साथ में कुछ छोटे मोटे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो गवर्नमेंट के अंडर हुआ करते थे। लेकिन बाकी मोस्ट ऑफ द एरियाज में प्राइवेट सेक्टर ही प्रोडक्शन किया करता था। इंडिपेंडेंस के बाद में इसका बिल्कुल ऑपोजिट हमें देखने को मिलता है और गवर्नमेंट काफी एक्टिव तरीके से बहुत सारे पीएसयूज के थ्रू प्रोडक्शन करने की कोशिश करती है। अब हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो सबसे बेसिक सी चीज तो ये है कि क्या फॉरेन ट्रेड के थ्रू हमें सरप्लस जनरेट होती थी या नहीं। हम कुछ चीजों का इंपोर्ट करते होंगे, कुछ चीजों का एक्सपोर्ट करते होंगे। तो क्या हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ करता था इंपोर्ट से? तो इसका आंसर है यस, हमारा एक्सपोर्ट जो था वो ज्यादा होता था। एक सरप्लस हमें काफी ज्यादा मिलता था, लेकिन ये सरप्लस हमें नहीं मिलता था। ये सरप्लस किसे मिलता था? अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी और साथ ही साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये मिला करता था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी फॉरेन ट्रेड की पॉलिसीज थी वो पॉलिसीज सिस्टमेटिक तरीके से डिजाइन की जाती थी, जिससे इंडियन कंपनीज जो होगी या इंडियन प्रोड्यूसर्स जो होंगे उनका लॉस होगा और जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज होगी उनका फायदा होगा। वो कैसे होगा ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि इंडिया को एक इंपोर्टर बनाया जाएगा और साथ ही साथ में प्रोडक्शन का चांस दिया जाएगा ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज को इंडिया से रॉ मटेरियल सप्लाई करके। तो काफी रिस्ट्रिक्टिव तरीके की पॉलिसीज हुआ करती थी कमोडिटी प्रोडक्शन को लेकर। काफी ट्रेड एंड टैरिफ हुआ करते थे, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। और ये कंट्रोल केवल और केवल इस ऑब्जेक्टिव के साथ था कि जो भी बेनिफिट हो वो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को हो
और उसके लिए चाहे तो इंडिया की इंडस्ट्रीज या इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं उन्हें कितना भी नुकसान होता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रिटेन ने एक तरीके से अपनी मोनोपोली या एकाधिकार पूरे समय बनाए रखा इंडिया के एक्सपोर्ट और साथ ही साथ इंपोर्ट पर। इसके बारे में ऑलरेडी आपको आइडिया है। साथ ही साथ में 50% जो इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ करते थे, जो कि मेनली रॉ मटेरियल के हुआ करते थे, वो अल्टीमेटली केवल ब्रिटेन को डेडिकेटेड होते थे और जो बाकी बचा कुचा है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही चाइना, श्रीलंका और साथ ही साथ में ईरान वाले एरियाज में किया जाता था। लेकिन जो कंट्रोल है अल्टीमेटली वो कंट्रोल किसका है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। तो एक काफी बड़ा हमें एक्सपोर्ट सरप्लस तो मिलता था, लेकिन ये हमें नहीं मिल पाता था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में चला जाता था और हम केवल और केवल एक इंपोर्टर के रूप में यहाँ पर बने रह गए। और साथ ही साथ में जो कुछ बेसिक कमोडिटीज हुआ करती थी इसका भी हमें इंपोर्ट करने लग गए। जैसे हम पहले फूड सफिशिएंट हुआ करते थे, विलेजेस हमारे अपने अपने लेवल पर फूड का प्रोडक्शन करके सफिशिएंट कंडीशंस हुआ करती थी, लेकिन कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शंस की वजह से, जो कि मजबूरी में करना पड़ता था, धीरे धीरे फूड स्कैर्सिटी होनी शुरू हो जाती है और उसकी वजह से फमाइंस का इंपैक्ट भी बढ़ना शुरू होता है। अल्टीमेटली जो भी आप इकोनॉमी में ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरवेंशन या एक्टिविटीज देखेंगे, उस सब के थ्रू होता क्या था? जो इंडिया की वेल्थ होती थी उसको धीरे धीरे ब्रिटेन ट्रांसफर किया जाता था। इसी को हम ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से जानते हैं, जो सबसे पहले हमें दादा भाई नौरोजी के द्वारा सजेस्ट किया गया था। इसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो दो तरीके से इंडिया की जो वेल्थ है, हमारी जो संपत्ति है, इसको ब्रिटेन की तरफ लेकर जा रहे हैं या एक तरीके से बहा रहे हैं। तो कुछ तो उन्होंने बताया डायरेक्ट और दूसरा कुछ बताया इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब जो यहाँ पर प्लंडर होता था या फिर ट्रेड के थ्रू होता था, या हम कह सकते हैं एक तरीके से भारतीयों से टैक्स लिया जाता था, ये सब तो विजिबल होता था कि हाँ कुछ पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट हमसे ले रही है। कुछ होता था इनडायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जो इंडियन आर्मी हुआ करती थी, जो इंडिया के लिए नहीं लड़ रही थी, किसके लिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए लड़ रही थी, उनकी सैलरी कहां से दी जाए? तो उनकी सैलरी इंडिया में जो पैसा आ रहा है या इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे दी जाए। अगर ब्रिटिश लोग जो आर्मी में थे वो ब्रिटेन वापस जा रहे हैं अपने घरों पर, तो वहां पर उनके रहने की व्यवस्था और उनकी सैलरी वगैरह जो दी जाए वो कहां से दी जाए? तो वो भी इंडियन एक्सचेकर से ही पे की जाए। ये एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से भी इंडिया की काफी ज्यादा वेल्थ का ड्रेन होता था, और ये हिस्ट्री में आप और भी ज्यादा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, कि क्या उस समय लिटरेसी हुआ करती थी, क्या उस समय हेल्थ की कंडीशन हुआ करती थी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आजादी के समय की। तो सबसे पहले सेंसस की जो एक सिस्टमेटिक तरीके से शुरुआत की गई है वो 1881 में की गई है, और इस समय पर हम कह सकते हैं कि सेंसस शायद उतना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ नहीं हुआ करता था। आप भी जानते हैं आज टेक्नोलॉजीज काफी ज्यादा बढ़ गई है, सर्वे करने के तरीके काफी ज्यादा हो गए हैं, लोगों की रीच बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन पहले ये सब उतना आसान नहीं हुआ करता था। तो अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेटास के बारे में उस समय। अब 1921 से जो पहले का समय था, इस समय इंडिया अपनी फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में था। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक ऐसी स्टेज है जिसमें किसी कंट्री में जो बर्थ रेट होती है वो बर्थ रेट को कम करने की कोशिश की जाती है जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। साथ ही साथ में जो डेथ रेट होता है, इस डेथ रेट को भी कम करने की कोशिश की जाती है जिससे हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज सफर ना हो। पहले आप देखते हैं ऐसा कोई भी यहाँ पर कंट्रोल वगैरह नहीं हुआ करता था, काफी ज्यादा डेथ हुआ करती थी। अगर छोटी मोटी कोई बीमारी हो जाए तो मेडिसिनल फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, साथ ही साथ में हाइजीन या सैनिटेशन उतना अच्छा हुआ नहीं करता था, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों की डेथ होती थी और बर्थ पर भी कोई कंट्रोल नहीं था। अब 1921 से पहले इंडिया फर्स्ट स्टेज में हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारी बहुत ज्यादा ना तो पॉपुलेशन थी और ना ही साथ में पॉपुलेशन में ग्रोथ आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। उसका एक रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि डेथ रेट काफी ज्यादा हुआ करता था। अगर बर्थ होती थी ज्यादा तो बर्थ के साथ में डेथ भी काफी ज्यादा हुआ करती थी। 1921 के बाद में आपको इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब अलग अलग इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें जो हमें ह्यूमन कंडीशन के बारे में बताते हैं, तो 1947 जब हमें आजादी मिली, उस समय के लिटरेसी लेवल की अगर हम बात करें
तो केवल और केवल 16% का लिटरेसी रेट हुआ करता था, और इसमें भी अगर हम फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो ये केवल अप्रोक्सीमेटली 7% के करीब हुआ करता था, जो कि बहुत ही कम है। अगर हम मोर्टेलिटी रेट की बात करें, प्रति 1000 की पॉपुलेशन पे जो डेथ हो रही है उसकी अगर हम बात करें, तो ये भी काफी ज्यादा हुआ करता था उस समय। और मोर्टेलिटी रेट जो है उसके साथ ही साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1 साल से कम उम्र के बच्चे, 1000 बर्थ अगर हुई है तो 1 साल से कम उम्र के बच्चे, 1000 बच्चों पर कितनी डेथ हो गई है, इसे हम आईएमआर या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के नाम से जानते हैं। और ये उस समय 218 हुआ करता था, जो प्रेजेंटली आप देखते हैं कि 33% या फिर 33 पर 1000 पर आ चुका है। इसके साथ ही साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो जीवन की प्रत्याशा, अगर बर्थ के समय हम देखें कि हेल्थ फैसिलिटीज को कंसिडर करते हुए या फिर हाइजीन सैनिटेशन को देखते हुए किसी व्यक्ति के जीने की कितनी उम्मीद है, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। और 1947 के समय ये केवल और केवल 32 ईयर्स हुआ करती थी। इसी की वजह से डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था। आज ये 69 ईयर्स हो चुकी है और धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। इसके साथ ही साथ काफी ज्यादा पॉवर्टी उस समय हुआ करती थी। आज भी आपको इंडिया में बहुत ज्यादा पॉवर्टी देखने को मिलती है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ लिया है। अब बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, कि लोग कौन से ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन में लगे हुए थे। तो हमने समझने की कोशिश की है कि एग्रीकल्चर जो है, इस पर बहुत सारे लोगों का डिपेंडेंस हुआ करता था। उस समय भी अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो 1947 के समय अराउंड 70 to 75% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पर काफी कम लोग डिपेंडेंट थे। मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम देखें तो अराउंड 10% और सर्विस सेक्टर में अराउंड 15 to 20% लोग एंगेज थे। आज भी सिनेरियो आपको यह देखने को मिलेगा कि सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा इनकम दे रहा है, लेकिन पॉपुलेशन उस पर काफी कम डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर पॉपुलेशन काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन इनकम यहाँ पर काफी कम होती है। और यही चीजें हमें स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करनी है, जो गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि क्या ये ऑक्यूपेशन का स्ट्रक्चर सारे एरियाज में सिमिलर था, तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आज भी आप देखते हैं कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस कम होगा, इंडस्ट्रीज पे ज्यादा होगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे राज्य हो सकते हैं, जैसे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, बिहार की, छत्तीसगढ़ की, ओडिशा की, यहाँ पर इंडस्ट्रीज का उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस ज्यादा है, और ये इंडिपेंडेंस के समय से ही चला आ रहा है। तो आपको एक डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी ऑक्यूपेशन के मामले में भी। अब हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। 1947 के समय क्या था, तो जो ब्रिटिश रूल था या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश की है। काफी सारे लोग मानते भी हैं कि जो रेलवे है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है ब्रिटिशर्स का। साथ ही साथ में कुछ पोर्ट्स या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सब भी उनके द्वारा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी। ऑब्जेक्टिव क्या था इन सबको इंट्रोड्यूस करने का, तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्टिव था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का खुद का फायदा, ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है उसका खुद का फायदा था, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में इंडियन पॉपुलेशन को भी कुछ बेनिफिट्स देखने को मिले हैं। तो आप बात करें रेलवे की या टेलीग्राफ की या रोड्स की, जो भी बनाए गए हैं वो सब कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए किए गए थे। रॉ मटेरियल जो इंडिया में दूर दूर गांव से प्रोड्यूस होता था, उस सब को सड़कों के और साथ ही साथ ट्रेन के द्वारा पोर्ट्स तक और साथ ही साथ में बड़े सिटीज तक ले जाने के लिए रोड्स डेवलप किए गए, साथ ही साथ रेलवे का डेवलपमेंट किया गया। ऑफिसर्स जो थे उनके बीच में इंफॉर्मेशन का अच्छे से फ्लो हो सके, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से किया जा सके, उसके लिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ को भी डेवलप किया गया। लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन को भी इसके कुछ फायदे देखने को मिलेंगे। रोड्स हो सकता है या फिर रेलवे हो सकता है, ये इकोनॉमिक प्रोडक्शन और साथ ही साथ रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने, जो फाइनल प्रोडक्ट ब्रिटेन से मंगाया गया है उसको पोर्ट एरिया से गांव गांव तक बेचने के लिए, साथ ही साथ में जो आर्मी है उसको एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से ट्रांसफर किया जा सके, इन सभी चीजों के लिए इन चीजों का डेवलपमेंट किया गया है। लेकिन जो ऑल वेदर रोड्स हुआ करते थे
इंडिपेंडेंस के समय भी इनकी काफी ज्यादा कमी हुआ करती थी। आज भी इवन दूर दराज में आपको कुछ गांव ऐसे देखने को मिलेंगे, हो सकता है जहां पर रोड का नेटवर्क नहीं पहुंचा हो। खास करके बारिश वाला ऐसा समय होता है जब कुछ एरियाज की कनेक्टिविटी पूरी तरीके से टूट जाती है। धीरे धीरे अल्टीमेटली इसका भी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। अब एक जो सबसे बड़ा फायदा हुआ इन सभी डेवलपमेंट का, चाहे आप रेलवे की बात करें या पोस्ट एंड टेलीग्राफ की बात करें, तो ये फायदा जो था ये है कि इंडिया के लोगों को एक अवेयरनेस देखने को मिली है। पहले हमें पता ही नहीं था कि इंडिया कितना बड़ा है, कहां से कहां कौन से एरिया है। अगर कोई व्यक्ति हो सकता है अहमदाबाद में रह रहा हो तो उसे ये पता ही नहीं हो कि कुछ जम्मू एंड कश्मीर है, या फिर हो सकता है कोई नॉर्थ ईस्ट में हो। लेकिन रेलवे की वजह से लोगों ने लंबे डिस्टेंस पे ट्रैवल करना शुरू किया और अल्टीमेटली उन्होंने ये जाना कि जिस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन अहमदाबाद में हो रहा है वैसा ही एक्सप्लॉयटेशन आपको अरुणाचल में देखने को मिलेगा। जिस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन आपका तमिलनाडु में हो रहा है उसी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन कश्मीर में हो रहा है। और ये एक नेशनल इंटीग्रेशन में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जब सभी लोगों को एक लार्ज एरिया पर पता चलता है कि एक फॉरेन रूल है जो हमारे मेन लैंड का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, तो ये अवेकनिंग एक रिजल्ट रही है रेलवे के डेवलपमेंट का। और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हुआ है उसको भी इसने बढ़ाने की कोशिश की है। कैश क्रॉप जो हैं उन्हें जल्दी से जल्दी पोर्ट एरियाज में रॉ मटेरियल के रूप में भेजा जाएगा और ये अल्टीमेटली प्रोडक्शन को बढ़ाएगा ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए। तो ये सब आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बारे में देखने को मिलता है। क्या ये इंडियन पॉपुलेशन के बेनिफिट के लिए था? तो कुछ बेनिफिट्स बाय प्रोडक्ट के रूप में हुए हैं, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बेनिफिट के बारे में सोचा था ये हम नहीं कह सकते हैं। बेनिफिट कैसे होता? अगर इरिगेशन पर आप काफी ज्यादा फोकस करते तो हो सकता है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल होता वो, लेकिन इसको लेकर कोई भी एफर्ट्स यहाँ पर नहीं लगाए गए थे। इंडिया में एजुकेशन जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ काम किए हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, पॉपुलेशन को बेनिफिट के हिसाब से ये सब नहीं किया गया है। हिस्ट्री में ये चीजें आप और भी ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। तो रोड हो गया, रेलवे हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इसके साथ ही साथ इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स को डेवलप करने की कोशिश की गई है। कुछ मेजर्स यहाँ पर अडॉप्ट किए गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये उतने ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे एफर्ट्स भी किए गए हैं जो अनकन्वेंशनल रहे हैं या फिर उतने ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहे हैं, जो डेवलप करने की कोशिश तो की गई लेकिन अल्टीमेटली वो फ्रूटफुल नहीं हो सके। इसका एक एग्जांपल आपको कोस्ट कैनल ऑन द ओडिशा कोस्ट देखने को मिलेगा। तो ओडिशा की अगर हम बात करें तो कोस्टल एरिया के साइड में कैनल डेवलपमेंट की कोशिश की गई, लेकिन पैरेलली जो रेलवे का डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह से ये कैनल का जो प्रोजेक्ट रहा है एक तरीके से फेल रहा है और ये रेलवे के साथ में कॉम्पीट नहीं कर पाए। अगर हम एयरलाइन सेक्टर की बात करें तो आप ये जानते ही हैं, शायद रिसेंटली आपने इंडियन एयरलाइंस के बारे में कुछ कुछ सुन रखा होगा। तो टाटा एयरलाइंस के रूप में इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1932 में। आप लोगों ने इन सब चीजों के बारे में पहले सुन रखा है, बाद में किस तरीके से इसका नेशनलाइजेशन हुआ और रिसेंटली आपने देखा है कि एयर इंडिया को वापस एक्वायर कर लिया गया है टाटा के द्वारा। तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा करने की कोशिश की गई, लेकिन हर सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहां पर इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड था। और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं इंप्रूवमेंट करने के लिए। जैसे आप जानते हैं इरिगेशन की आज भी काफी ज्यादा कमी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है रोड नेटवर्क हमारे यहाँ पर काफी अच्छा हो, लेकिन उसके साथ ही साथ उसे अपग्रेड करना, नेशनल हाईवेज बनाना, फास्टर लेन्स बनाना, एक्सप्रेसवे बनाना, इन सब की जरूरत है। अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कुछ बड़े शहरों में ये अवेलेबल है। रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा इसे छोटे सिटीज में भी एक्सपांड करने की कोशिश की गई है और ओवरऑल सारे ही इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली इकोनॉमी का डेवलपमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। तो 1947 के समय क्या कंडीशन थी इन सभी की, इसके बारे में आपको अभी तक मैंने बताने की कोशिश की है। एक कंक्लूजन के रूप में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो लेबर तो काफी ज्यादा इस पर डिपेंडेंट हुआ करती थी। जरूरत से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में एंगेज थे, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, जो आज भी आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। और ऑलमोस्ट सभी सेक्टर में, मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो अपग्रेडेशन, एक्सपांशन और साथ ही साथ में पब्लिक सेक्टर का
इंटरफेरेंस भी काफी ज्यादा जरूरी था। काफी ज्यादा पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट हुआ करता था 1947 के समय। एक नटशेल में अगर आप देखने की हम कोशिश करें तो इंडियन गवर्नमेंट 1947 आजादी के समय इसके सामने काफी ज्यादा चैलेंजेस हुआ करते थे। अब ये आपके ऊपर है कि आप एनालाइज करें कि 1947 के बाद की गवर्नमेंट ने कितने अच्छे से उन चैलेंजेस को डील किया है, और ये चीजें आप धीरे धीरे और भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।